जी, भरद्वाज जी, रमेश जी, रघुराज जी को पुराने सारे साथी 15-20 साल से। तो उस तरह से तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन, दूसरा यहाँ पर मंडल कमीशन कभी लागू हो नहीं पाए थे। पहले 2% रिजर्वेशन था, फिर अभी केवल 4% किया गया है, जबकि 27% आरक्षण होना चाहिए। हम उस लड़ाई को लड़ने आए। तकरीबन जो भी लड़ाइयाँ अभी तक लड़ी है हमने जीती। कलसूत्रा जी बताएंगे, क्योंकि धारा 370 हटने के पहले जो भी कानून संसद में बनता था, दोबारा एक बार यहाँ के असेंबली में भी पास होना पड़ता था। व्यवस्था अलग थी, अब व्यवस्था बदली है। दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़े, स्थानीय लोगों का शोषण बढ़े, नॉर्थ इंडिया के ऑफिसर यहाँ जाति व्यवस्था को लेकर के आए, डिस्क्रिमिनेशन बड़े लेवल पर है, लोकल लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। यह भी एक स्थिति यहाँ की है। लेकिन जम्मू ने हमारा बड़ा साथ दिया। जब भी हमने आह्वान किया दिल्ली में, तो जम्मू के साथियों ने न केवल तन से साथ दिया है, धन से भी हमारा साथ दिया है। और एक और राष्ट्रीय मुद्दा जिसके प्रवक्ता डॉक्टर रतनलाल जी अपने तरफ से ही बताएंगे, मोहन सुधा जी, कि जब ये नई संसद बन रही थी तो एक मेरे साथी जो परिसंघ का ही अध्यक्ष है महेश्वर राज ने खटखटाया हम लोगों को कि इसका नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए। उस समय कोविड अपने चरम पर था, तब भी हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया था और हम लोगों ने इतना प्रयास करके एक छोटी सी विजय प्राप्त करी है कि तेलंगाना विधानसभा में पास करा लिया है कि मोदी जी जब उद्घाटन करने जाए नई संसद का, तो नाम होना चाहिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पार्लियामेंट हाउस। मुझे भी अभी कुछ सीनियर पॉलिटिशियन मिले, मैं वहाँ भी बात करूँगा। रामेश्वर राव जी से जो झारखंड है, उन्हें भी कहा कि आप उठाइए। खड़गे जी का एक दिन पहले ही जब नामांकन की घोषणा नहीं थी, उनसे भी मैं दरखास्त कर रहा हूँ। CLP लीडर तमिलनाडु के, उनसे भी मिला, उनसे भी कहा। कर्नाटक में और दिल्ली के सारे MPओं के यहाँ हमारे साथी शिव कुमार जी हैं, कई बार गए, सबको मेल भेजा गया, 800 चिट्ठियाँ भेजी गई हैं और किसी संस्था के द्वारा नहीं कि उसमें अगर उदित राज का नाम जुड़ जाएगा तो बाकी मेरे विरोध में आ जाएंगे, बजाय कि मुद्दे के समर्थन का। इसीलिए मैंने कहा डॉक्टर प्रोफेसर रतनलाल जी, आप ही इसके प्रवक्ता बने। सुमित जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, मैं बहुत सारे काम करता रहता हूँ, तो वह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 23 एम्स का नाम बदलने जा रहा, इलाहाबाद का नाम बदला गया, अलीगढ़ का बदला गया, अयोध्या का बदला गया, मुगल सराय का बदला गया। ये कुछ भी कर सकते हैं कि ये दीनदयाल उपाध्याय पार्लियामेंट हाउस इसका नाम रखें, गोलवलकर पार्लियामेंट हाउस इसका नाम रखें,
उसके पहले ही हमने इस मांग को उठा दिया कि इसका नाम होगा डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस। आप सब लोगों की जिम्मेदारी है। AR सिंह जी आए दिल्ली मध्य प्रदेश से, वहाँ के अध्यक्ष नरेंद्र चौधरी जी महासचिव हैं, अभिजीत जी भी हैं। कितने का नाम लूं, समय जाया होगा, जल्दी इसको ख़त्म भी करना है मीटिंग को, बहुत ज़्यादा देर तक इस मीटिंग को नहीं चलाना चाहते हैं। लेकिन ये देश के जो बुद्धिजीवी आए हैं, इनको हम लोगों के साथ में, हम एक संगठन में ज़्यादा काम करते हैं और यह भी हमने ओम सुधा जी ने किया कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, IAS है, बैंक अधिकारी हैं, ये समाज की दिमाग है, इनसे आप चर्चा करें। अब बड़ा मन करने की जरूरत है, बड़ा दिल करने की जरूरत है। मैं जब विषय को इंट्रोड्यूस कर रहा था, सभी सम्मानित व्यक्तियों का नाम ले चुका था और मैं देख रहा हूं कि 1/3 से ज़्यादा लोग निकल चुके हैं। इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, समय बचाना चाहता हूँ। इस समाज में वो तपस्या, वो धैर्यता नहीं है जो ब्राह्मण समाज में होता है। यही लोग वैष्णो देवी के दर्शन पे करने जाएं और एक पलथी पर 4 घंटा बैठना हो तो बैठे रहे, लेकिन यहाँ बिल्कुल उतावले भी हो रहे हैं। यही फर्क है। अभी बार बार हमारे साथियों ने RSS और भारतीय जनता पार्टी की चर्चा किया। लगभग 8000 ब्राह्मण, बनिया, पूर्णकालिक है, शादी नहीं करेंगे, वो घर लौट के नहीं आएंगे। जहां रात हो गई वहीं सो जाते। ये असली कारण है कि वो हुक्मरान हैं और यही असली कारण है कि हम लोग अच्छी बात भी सुनने के लिए धैर्यता नहीं है। मैं खुद देखा हूं उनके बीच में। 2014 में मैं जब चुनाव लड़ने के लिए नामांकन किया तो मैं 9 बजे तक क्षेत्र प्रचार में पहुंचता था और जब मैं पहुंचता था तो पता लगता था कि संघ के लोग 6 बजे आकर के हर दरवाजे पर पर्चा बांट करके चले गए। मुझे आश्चर्य होता था। एक उदाहरण आपको बता रहा हूं कि उनका डेडिकेशन कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा पेशेंस है। उनकी मौत RSS के हेडक्वार्टर पर ही होती है, घर नहीं लौट के जाते और कोई ज़बरदस्ती नहीं है। उसमें से तमाम डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर हैं, जो RSS प्रचारक के रूप में हैं। घर में कोई कमी नहीं है। सुविधा छोड़ करके पूरे जीवन
कहीं मणिपुर, कहीं आसाम, कहीं केरला। केरला में कईयों की हत्या हो गई, जमीन तैयार कर रहे। सुबह कार्यकर्ता के यहाँ नाश्ता करने जाते हैं, चाय पीने जाते हैं, अपने आप कहते हैं कि हम आएंगे। तो चाय नाश्ता तो हो गया, किसी दलित और पिछड़े की बस्ती में लंच का भी प्रावधान रहता है। किसी अपने दलित या पिछड़े को बोल के रखते हैं कि 10-5 लोगों को जोड़ के रखिएगा, लंच करने आपके हम आएंगे। फिर शाम को लौट करके अपने कार्यालय पहुंचते हैं। इनके हर जिले में कार्यालय है, लेकिन पता नहीं होगा। फिर वहाँ अपने आप खाना बनाए, जो भी है। इस तरह से आरएसएस के प्रचारक का दिनचर्या है। अब आप बताइए, क्या हम मुकाबला कर सकते हैं? मैं तो यही देख रहा हूँ। कलसुत्रा जी कई बार मीडिया से मुखातिब करने के लिए बाहर ले जाना चाहे, तो मैंने कहा कि मैं उठ जाऊंगा तो औरों को ऊपर असर पड़ेगा। मीडिया का बाइट तो चलता रहता है, तो मैं कोने में जाकर दिया। तो जो डेडिकेशन है ब्राह्मण अपर कास्ट में, वो डेडिकेशन इस कम्युनिटी में नहीं है। हिमालय के कंदराओं में, पहाड़ों पर, ऋषिकेश जाकर के वहीं तपस्या कर रहे हैं घर छोड़कर। ये नहीं है यहाँ पर। तो एक फर्क मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, बड़े करीब से मैंने देखा। अभी ओमसुधा जी से बातचीत हो रही थी कि आर.के. कलसुत्रा जी के ऊपर आर्थिक भार है। मैं जानता हूँ इसमें कोई चीफ इंजीनियर है, कोई डायरेक्टर है, कोई अधिकारी है, कोई कर्मचारी है। अगर इनके घर शादी विवाह हो तो आज के समय में तो ये मिनिमम हो गया कि दहेज में कार अपने आप देंगे। कुछ लोग दूर से चल के आए हैं, वैष्णो देवी यहाँ भी आए हैं, बड़ी खुशी है कि यहाँ भी आए। उसके लिए हमारा ही रिजर्वेशन का कर्मचारी, अधिकारी, प्रधान, सरपंच 10,000 20,000 खर्च करके आएगा दर्शन करने के लिए। अगर कलसुत्रा जी से नहीं पूछेगा कि भैया इतना बड़ा आपने सम्मेलन बुलाया, ये हमारे जितेंद्र मीना जी हैं या लक्ष्मण यादव जी हैं, सुमित जी हैं, डॉक्टर रतनलाल जी हैं, मुझे भी, ओमसुधा जी को, एक टिकट का पैसा कहाँ से लाए होंगे? खाने का इंतजाम कहाँ से आए? समाज वही लड़ाई लड़ा सकता है जो थोड़ा थोड़ा अपनी भूमिका को सोचे। ये चीज़ें अपने आप सोचना चाहिए, और जब तक नहीं सोचा जाएगा तब तक लड़ाई हम लोग नहीं लड़ पाए। हम लोग जानते हैं, अभी संसद का नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए। उसका बैकग्राउंड बताने, किसी भी मुद्दे में जान लाने में बड़ी ताकत लगती है। मुद्दा अपने आप में चाहे जितना बड़ा हो, मंडल कमीशन भी बस्ते में पड़ा हुआ था, काशीराम जी ने उस मुद्दे में जान डाली। समस्या चाहे जितनी बड़ी हो, अगर आप उसमें जान न डालो तो आम लोगों को समस्या छू नहीं पाती। ये जो संसद भवन के नाम के लिए बैकग्राउंड में कुछ हमने काम जरूर किया। कोविड के समय जब बिल्कुल ये जरूरी था कि मास्क लगाना है, तब डिमॉन्स्ट्रेशन हमने किया था, पुलिस पकड़ती थी 2020 में। उस समय बैनर, लोगों को बुलाना, झंडा
थोड़ा थोड़ा शुरुआत करी। फिर हमने आंध्र प्रदेश में वहाँ का कांग्रेस के प्रेसिडेंट को लीडर ऑफ अपोजिशन के माध्यम से दबाव डाला गया, तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने अपने विधानसभा में पास करा दिया कि संसद भवन का नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए। ऐसे नहीं हुआ। हैदराबाद में कई बार सिटिंग किया, कई मीटिंगें किया। फल तो आप भी देखना चाहते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में कितनी तपस्या होती है वो ज़्यादातर लोग नहीं देखते, ज़्यादातर लोग आलोचना करें। फिर हमने झारखंड में जाके प्रचार किया, तमिलनाडु में और कर्नाटक में भी, आंध्रा में तो हो ही गया है। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं अपना नाम आगे बढ़ाता हूँ इसमें, तो हो सकता है कि कामयाबी न मिले। तो डॉक्टर रतन लाल जी से आग्रह किया सब लोगों से, एक वकील बनने से नहीं होगा, बहुत सारे लोगों का नेतृत्व करना पड़ेगा। भारत बंद कभी सफल न होता अगर किसी एक व्यक्ति के नाम से आह्वान होता, चाहे मायावती जी के नाम से होता, पासवान जी के नाम से होता, मेरे नाम से होता। दूसरे विरोध में लग जाते, हमारे लोग विरोध में लग जाते। वो कॉमन गया इसलिए बंद हुआ, दोबारा नहीं बंद हो पाया, दोबारा फ्लॉप हो गया। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि हम सवर्णों को यहाँ पर आलोचना तो करते हैं, लेकिन हम कितने जातिवादी हैं, हम कितने अहंकारी हैं, इसका इल्म हमें नहीं। जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तो भारतीय जनता पार्टी उफान पर थी, सत्ता में उस समय उसे आना चाहिए था। सत्ता में 2014 के बाद आई, इसको बहुत कम लोग समझ पाए।